नमस्ते प्रणाम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बेहद गंभीर है। दलित इलाकों में फर्जी मुठभेड़। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा कि पुलिस अपराधियों से मुठभेड़ करती है और सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बताती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन मुठभेड़ों में सच क्या होता है? क्या वाकई हर मुठभेड़ असली होती है या कई बार इसे फर्जी बनाकर गरीब और दलित समाज के युवाओं को निशाना बनाया जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे सच्चाई को। सबसे पहले समझते हैं कि फर्जी मुठभेड़ फेक एनकाउंटर क्या होती है। असली मुठभेड़ तब होती है जब पुलिस और अपराधियों के बीच अचानक गोलियां चलती है और अपराधी मारा जाता है। लेकिन फर्जी मुठभेड़ में असलियत अलग होती है। किसी को पहले से पकड़ लिया जाता है, हिरासत में रखा जाता है और फिर तय करके उसे गोली मार दी जाती है। बाद में कहानी गढ़ी जाती है कि पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाने पे मजबूर हुई। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2000 से 2020 के बीच भारत में हजारों मुठभेड़ दर्ज हुए, जिनमें से दर्जनों को अदालत ने फर्जी माना। अब सवाल उठता है कि दलित इलाकों में ही ऐसी मुठभेड़ों की चर्चा क्यों ज्यादा होती है। इसका जवाब है सामाजिक असमानता और राजनीतिक मौन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में दलित बस्तियों को अपराधियों का गढ़ बताकर पुलिस वहां दबिश डालती है। एनएचआरसी की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़ शिकायतों इन्हीं राज्यों से आई है। हकीकत यह है कि अक्सर दलित इलाकों में रहने वाले बेरोजगार या मजदूर युवाओं को पुलिस गिरफ्तार करती है और बाद में उन्हें अपराधी घोषित करके मुठभेड़ में मार देती है। भारत में दलित समाज लंबे समय से दमन झेलता आया है। जमींदारी प्रथा के दौर से लेकर आजादी के बाद तक दलितों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला। जब दलित समाज ने शिक्षा और राजनीतिक चेतना हासिल करनी शुरू किया, तब सत्ता और व्यवस्था ने कई बार उन्हें दबाने की कोशिश किया। 1970 और 1980 के दशक में खासकर उत्तर भारत में दलितों की आवाज उठने लगी। इसी समय कई जगहों पर पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पे दलित युवाओं को अपराधी ठहराना शुरू किया। यही वह दौर था जब फर्जी मुठभेड़ों की कहानियां सामने आने लगी। असल में यह सिर्फ अपराध नियंत्रण का मसला नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और दलित दलित सशक्तिकरण को कुचलने की रणनीति भी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने बार बार कहा है कि पुलिस मुठभेड़ों को न्यायपालिका के दायरे में परखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र मामले में साफ कहा था कि हर मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने 16 दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें कहा गया था कि एफआईआर दर्ज हो, मजिस्ट्रेटी जांच हो और पीड़ित परिवार को सुना जाए। लेकिन दलित इलाकों में यह नियम अक्सर ताक पर रख दिए जाते हैं। एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि 2000 से 2019 के बीच लगभग 2560 पुलिस मुठभेड़ों की शिकायतें आई, जिनमें से दर्जनों की फर्जी साबित जिसमें दर्जनों को फर्जी केस साबित किया गया। ज्यादातर मामलों में पीड़ित या तो दलित थे या गरीब तबके से। उत्तर प्रदेश को मुठभेड़ों की राजधानी कहा जाता है। 2017 से 2021 के बीच यूपी पुलिस ने दावा किया कि उसने 5000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, जिनमें 150 से अधिक लोग मारे गए हैं। सरकार ने इसे अपराध नियंत्रण की बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और एस्ट्रोल की रिपोर्ट कहती है कि मारे गए लोगों में बड़ी संख्या दलित और मुस्लिम समुदाय से थी। 2020 में आजमगढ़ जिले के एक गांव में एक दलित युवक को पुलिस ने अपराधी बताकर मुठभेड़ में मार दिया। बाद में आरटीआई से पता चला कि उसके खिलाफ कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं था। परिवार आज तक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। यह उदाहरण बताता है कि कैसे कानून व्यवस्था के नाम पे दलित इलाकों को निशाना बनाया जाता है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में नक्सलवाद से लड़ाई के नाम पर फर्जी मुठभेड़ों का लंबा इतिहास रहा है। 1990 और 2000 के दशक में सुरक्षा बलों ने दर्जनों गांवों में अभियान चलाया। बाद में कई जांच से सामने आया कि इनमें निर्दोष दलित और आदिवासी मारे गए थे। उदाहरण के तौर पे झारखंड के टपरी डीह गांव में 2010 में एक मुठभेड़ दिखाई गई थी, जिसमें पुलिस ने 3 युवकों को
नक्सली बताकर मार गिराया, लेकिन मानवाधिकार संगठनों की जांच में साबित हुआ कि वे मजदूर थे और नक्सली गतिविधियों से कोई उनका संबंध नहीं था। अदालत ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया। इस मामले में एक पैटर्न दिखता है कि दलित और आदिवासी इलाकों को आसानी से टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के संसाधन बहुत कम होते हैं। जब किसी दलित युवक को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाता है तो उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। एक तरफ पुलिस और सरकार अपराधी का ठप्पा लगा देती है, बहुत से मामलों में परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। 2016 में यूपी के मऊ जिले में एक दलित युवक की फर्जी मुठभेड़ हुई थी। परिवार ने कहा कि लड़का घर से स्कूल जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे अपराधी बताकर गोली मार दिया। पिता ने अदालत में केस डाला, लेकिन 5 साल तक सुनवाई भी शुरू नहीं हुई। यह कहानी अकेली नहीं है, ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं जाती है। भारत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में अक्सर मीडिया की भूमिका सवालों के घेरे में आती है। जब किसी मुठभेड़ की खबर आती है तो ज्यादातर टीवी चैनल पुलिस की प्रेस रिलीज को जस का तस चला देते हैं। अपराधी को उसी समय दुर्दांत या मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया जाता है, बिना यह देखे कि असलियत क्या है। खास तौर पे दलित इलाकों की घटनाएं कभी भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। एएलटी न्यूज और द वायर की कुछ रिपोर्ट बताती है कि जिन युवकों को अपराधी बताया गया वे असल में दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन मीडिया ने उनका पक्ष दिखाने की बजाय पुलिस के बयान को ही सच मान लिया। इससे न सिर्फ पीड़ित परिवार की आवाज दब जाती है, बल्कि समाज में यह धारणा भी, यह परसेप्शन भी बन जाती है कि दलित इलाके अपराधियों का अड्डा है। कई बार अदालतें इन मामलों को गंभीरता से लेती है और फर्जी मुठभेड़ों को उजागर करती है, लेकिन न्याय मिलने की प्रक्रिया इतनी लंबी और महंगी होती है कि पीड़ित परिवार हार मान जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हर मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पे पुलिस और प्रशासन मिलकर जांच को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर मुठभेड़ 2015 में 20 लकड़ी काटने वाले मजदूरों को रेड सैंडर्स तस्कर बताकर मार गिराया गया। बाद में जांच में सामने आया कि वे निर्दोष थे। अदालत ने मामले को फर्जी माना, लेकिन तब तक 8 साल बीत चुके थे। दलित इलाकों के मामलों में यही पैटर्न देखता है। सच्चाई बाहर आने तक परिवार बर्बाद हो जाता है और न्याय सिर्फ कागज पर रह जाता है। फर्जी मुठभेड़ों पे कई मानवाधिकार संगठन लगातार रिपोर्ट जारी करते रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत में बार बार कहा है कि एनकाउंटर कल्चर लोकतंत्र के खिलाफ है। 2018 की एमनेस्टी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल औसतन 100 से ज्यादा मुठभेड़ होती है और इनमें से बड़ी संख्या दलित व आदिवासी इलाकों में होती है। वहीं एनएचआरसी के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2020 के बीच यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें आई। इन रिपोर्ट्स का एक ही निचोड़ है, जहां समाज कमजोर है और आवाज उठाने की ताकत नहीं है, वहां फर्जी मुठभेड़ ज्यादा होती है। यानी दलित बस्तियां पुलिस के लिए आसान निशाना बन जाती है। सबसे बड़ा सवाल है, राजनीति इस मुद्दे पे चुप क्यों रहती है? असल में जब किसी अपराधी की मुठभेड़ होती है तो बहुसंख्यक समाज इसे न्याय मानकर तालियां बजाता है। सरकारें इसे अपनी कानून व्यवस्था की सफलता बताती है। लेकिन अगर खुलकर कहा जाए कि दलित इलाकों में फर्जी मुठभेड़ ज्यादा होती है तो यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाता है। दलित वोट बैंक खोने का डर भी रहता है। यही वजह है कि भाजपा के लोग इसको उठाते नहीं हैं। कोई भी इस मुद्दे पे खुलकर आवाज नहीं उठाता है। नतीजा यह होता है कि फर्जी मुठभेड़ सिर्फ अखबार की एक दिन की खबर बनकर रह जाती है और धीरे धीरे भुला दी जाती है। इन घटनाओं का सबसे गहरा असर दलित समाज की मानसिकता पे पड़ता है। जब एक एक कर युवकों को पुलिस उठाती है और बाद में उन्हें अपराधी बताकर मार देती है तो पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है। बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, युवा रोजगार की तलाश छोड़कर गांव से बाहर भाग जाते हैं और परिवार हर वक्त इस डर में जीता है
कि अगला नंबर उनका न हो जाए। यह डर सिर्फ अपराध के खिलाफ नहीं है बल्कि व्यवस्था के खिलाफ है। दलित समाज को साफ संदेश मिलता है, अगर तुमने सवाल उठाए, आवाज उठाई, तो तुम्हें भी अपराधी बनाकर मुठभेड़ में खत्म कर दिया जाएगा। 2016 में यूपी के मऊ जिले का मामला आज भी दलित समाज की यादों में ताजा है। यहाँ पुलिस ने दावा किया कि उसने एक खतरनाक अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया है। टीवी चैनलों ने इसे तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, लेकिन जब जमीनी पत्रकार गांव पहुंचे तो हकीकत कुछ और निकली। मृतक 19 साल का दलित युवक था जो रोजाना साइकिल से स्कूल जाता था। उस दिन भी वह घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। अगले दिन पुलिस ने उसे अपराधी बताकर शव को सौंप दिया। परिवार ने आरटीआई दायर की, जिससे पता चला कि लड़के पे कोई बड़ा मुकदमा दर्ज ही नहीं था। यह मामला आज तक अदालत में लंबित है। इस केस ने दिखा दिया कि कैसे एक मासूम दलित छात्र को अपराधी बताकर उसकी जिंदगी छीन ली गई। 2020 का आजमगढ़ केस भी बेहद चर्चित रहा। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उसने मोस्ट वांटेड अपराधी का सफाया कर दिया है, लेकिन स्थानीय स्तर पे जांच करने पे सामने आया कि वह युवक गांव का ही एक दिहाड़ी मजदूर था जो हर रोज ईंट भट्टे पे काम करता था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। परिजन कहते रहे कि पुलिस ने उसे 3 दिन पहले ही उठा लिया था और फिर एनकाउंटर दिखा दिया। कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस केस की स्वतंत्र जांच की मांग किया, लेकिन सरकार ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी। यह घटना बताती है कि दलित इलाकों के युवकों को जबरन अपराधी बनाना कितना आसान है, क्योंकि मीडिया और राजनीति दोनों ही चुप रहती है। 2010 का झारखंड का टप्परडीह गांव भी फर्जी मुठभेड़ की गवाही देता है। पुलिस ने दावा किया था कि उसने 3 नक्सलियों को मार गिराया है, लेकिन बाद में सामने आया कि वे तीनों दलित आदिवासी मजदूर थे जो गांव से शहर काम करने जा रहे थे। परिजन रो रो कर कहते रहे कि लड़के खेतीहर मजदूर थे और नक्सल गतिविधियों से उनका कोई संबंध नहीं था। झारखंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की जांच में यह केस फर्जी साबित हुआ और अदालत ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। यह केस साफ करता है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पे दलित इलाकों में निर्दोषों को बलि का बकरा बनाया जाता है। बिहार के अरवल जिले का 2001 केस तो सीधे इतिहास का हिस्सा बन चुका है। यहाँ पुलिस ने दलित बस्तियों में घुसकर गोलीबारी की और 11 दलितों को मार गिराया। बाद में कहा गया कि वे सभी उग्रवादी थे, लेकिन जांच में साफ हुआ कि वे किसान थे जिनका नक्सली गतिविधि से कोई लेना देना नहीं था। इस घटना के बाद देश भर में आंदोलन हुए, संसद में भी सवाल उठा, लेकिन सालों बीत गए और आज तक किसी पुलिसकर्मी को कठोर सजा नहीं मिली। अरवल केस इस बात की मिसाल है कि जब दलित समाज संगठित होकर आवाज उठाता है तो मुद्दा कुछ दिन चर्चा में आता है। अगर हम सभी केसों को जोड़कर देखें तो फर्जी मुठभेड़ों का एक साफ पैटर्न सामने आता है। सबसे पहले पुलिस किसी दलित या गरीब युवक को हिरासत में लेती है, परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगती है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक खबर आती है कि वह युवक एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस प्रेस रिलीज जारी करती है और कहती है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। शव जब परिवार को सौंपा जाता है तो अक्सर उस पर यातना के निशान मिलते हैं। कई मामलों में गोलियां बहुत करीब से मारी जाती है, जो असली मुठभेड़ की थ्योरी को खारिज कर देती है। परिजन जब शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। यानी पूरे सिस्टम में ऐसा जाल बुना जाता है कि दलित परिवार सच सामने ही न ला पाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने फर्जी मुठभेड़ों पे कई बार चिंता जताई है। 2019 की उसकी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि एनकाउंटर किलिंग कैन नेवर बी द सॉल्यूशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी मुठभेड़ कभी भी कानून व्यवस्था का समाधान नहीं हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2019 तक लगभग 25 से 60 शिकायतें मुठभेड़ों की आई। इनमें से बड़ी संख्या यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से थी और सबसे ज्यादा पीड़ित दलित या अल्पसंख्यक समुदाय से थे। एनएचआरसी ने कहा था कि हर मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, लेकिन राज्यों की पुलिस ने कई बार
रिपोर्ट सौंपने में टाल मटोल की। इसका मतलब साफ है कि फर्जी मुठभेड़ों की सच्चाई दबाई जाती है ताकि पुलिस और सरकार की कठोर छवि बनी रहे। जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पे गंभीर सवाल उठाए थे। उसने कहा कि भारत में पुलिस को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार वह कानून के बजाय राजनीति के इशारे पे काम करती है। कमीशन की रिपोर्ट में उल्लेख था कि फर्जी मुठभेड़ ज्यादातर कमजोर तबकों पर की जाती है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम इलाकों में पुलिस दबिश बढ़ाकर यह दिखाना चाहती है कि उसने अपराध पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन असल में यह आंकड़े सुधारने और राजनीतिक आकाओं को खुश करने का तरीका है। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक पुलिस पर बाहरी नियंत्रण नहीं होगा, तब तक फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला रोकना मुश्किल है। फर्जी मुठभेड़ों पे मीडिया की चुप्पी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जब कोई दलित युवक मारा जाता है तो टीवी चैनल पर सिर्फ पुलिस का बयान चलता है, अपराधी ढेर, परिवार की बात शायद ही किसी चैनल पे जगह पाती है। कुछ स्वतंत्र पोर्टल जैसे द वायर, स्क्रॉल, एएलटी न्यूज या न्यूज लॉन्ड्री ने जरूर इन मामलों की पड़ताल किया है, लेकिन बड़े चैनल्स और अखबार चुप रहे। वजह साफ है, एनकाउंटर की खबरें टीआरपी लाती है, लोग तालियां बजाते हैं और सरकार की छवि मजबूत होती है। अगर मीडिया सच सामने लाए तो सरकार और पुलिस की जवाबदेही तय होगी, लेकिन जब मीडिया ही खामोश हो जाए तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। फर्जी मुठभेड़ों का एक और खतरनाक पहलू है दलित इलाकों की छवि बिगाड़ना। पुलिस और मीडिया मिलकर यह नैरेटिव बनाते हैं कि दलित बस्तियां अपराधियों का अड्डा है। इससे समाज के अन्य वर्ग भी यही मानने लगते हैं कि अगर किसी दलित युवक को एनकाउंटर में मारा गया तो वह अपराधी ही होगा। यह सोच दलित समाज को और हंसी पर धकेलती है। नौकरी, शिक्षा और सामाजिक रिश्तों में भी दलित युवाओं पर शक की नजर डालने लगती है। यानी फर्जी मुठभेड़ सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज की बदनामी है। यह वही व्यवस्था है जो दलितों को बराबरी की लड़ाई लड़ने से रोकना चाहती है। एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ सख्ती दिखाई, लेकिन राज्यों की सरकारें इसे गंभीरता से नहीं लेती। एनएचआरसी को कई बार राज्य सरकारें से रिपोर्ट ही नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुठभेड़ फर्जी साबित होती है तो यह हत्या मानी जाएगी और पुलिसकर्मी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दलित इलाकों के मामले में शायद ही कभी पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया जाता है। इससे पुलिस को यह संदेश जाता है कि चाहे वे कितनी भी मनमानी करें, उन्हें बचा लिया जाएगा। यही वजह है कि दलित परिवार अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़ाई लंबी और महंगी होगी और नतीजा फिर भी उनके खिलाफ जाएगा। अगर हम भारत की तुलना दूसरे लोकतांत्रिक देशों से करें तो फर्क साफ दिखता है। अमेरिका और यूरोप में पुलिस एनकाउंटर को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। अगर पुलिस किसी को गोली मार देती है तो तुरंत स्वतंत्र जांच शुरू होती है और मीडिया में बड़ी बहस होती है। अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन इसी मुद्दे से उठा, जब अश्वेत लोगों की पुलिस कस्टडी में मौतें हुई। वहीं भारत में दलित समाज बार बार फर्जी मुठभेड़ों का शिकार होता है, लेकिन न तो कोई बड़ा आंदोलन, न कोई बड़ा मूवमेंट उठता है और न ही मीडिया इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाता है। इसका कारण है दलित की आवाज को सुनने वाले मंच कम है और समाज की संवेदनशीलता इस मामले में बेहद कमजोर है। दलित आंदोलनों ने हमेशा इस मुद्दे को उठाने की कोशिश किया है। भीम आर्मी, दलित मानवाधिकार संगठन और कई स्थानीय दलित मोर्चों ने फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। कई जगहों पर सड़क जाम, धरना और अदालत में याचिकाएं भी दायर की गई। लेकिन समस्या यह है कि इन आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर पे वह ताकत नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। मीडिया इन्हें छोटे प्रदर्शन बताकर दबा देता है और राजनीति भी चुप रहती है। फिर भी दलित युवाओं का एक वर्ग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाने लगा है। ट्विटर और फेसबुक पर कई बार हैशटैग दलित लाइव मैटर जैसे हैशटैग ट्रेंड करते हैं। यह बताता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन दलित समाज इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श में ला रहा है। फर्जी मुठभेड़ों का असली कारण सत्ता और पुलिस का गठजोड़ है। राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनकी कठोर सरकार की छवि बने
ताकि जनता उन्हें मजबूत नेता माने। पुलिस इसे पूरा करने के लिए एनकाउंटर का सहारा लेती है। नतीजा यह होता है कि निर्दोष दलित युवक बलि का बकरा बनते हैं। सत्ता को वोट मिलते हैं, पुलिस को इनाम मिलता है और दलित समाज की एक और पीढ़ी डर और अन्याय में जीने को मजबूर होती है। यही कारण है कि फर्जी मुठभेड़ों की समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए।